अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तो आज की पाकिस्तान लाइव में हम बात करेंगे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया है। लाहौर में जो एक अलमनाक हादसा पेश आया था एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत के बायस, उसके अलावा गजा में जो सूरत हाल है, जंगबंदी की बातें चल रही हैं, उस पर भी अब बात करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ख़ास तौर पे ये कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी हैपनिंग्स चल रही हैं और नए जो कैप्टन्स बने हैं उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और चमगोइयाँ की जा रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, शायद अफरीदी मैदान में आ गए हैं, रमीज़ राजा कुछ बातें कर रहे हैं, आप तक वो भी पहुँचाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे फाइनल जो कि बिल्कुल फाइनल मैच की भी बात करेंगे। सियासी मंजरनामे से भी कुछ खबरें हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और इसके साथ साथ आयशा, गज़ा की सूरत हाल की हम डेफिनेटली बात करेंगे, गज़ा के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। और लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक इशू के हवाले से, और वो है कार चलान का मामला। ये क्या मामला है बग़ैर लाइसेंस का, इसकी भी हम तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। ड्राइविंग करने वालों की अब शामत आ गई है, जो लोग बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की बग़ैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की हलाकत केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं लेकिन बामुश्किल 2 लाख के पास लाइसेंस होंगे, बगैर लाइसेंस बाइक या गाड़ियां रोड पर चलाना ऐसे है जैसे जान लेने वाली मशीन सड़कों पर है। ज़्यादा वाक़यात पोश इलाकों में होते हैं। इन लोगों के खिलाफ क्या किया गया है जो बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए देते हैं? CTO लाहौर ने अपने जवाब में कहा है कि 3 दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने मुल्ज़िम अफनान के वकील से मुकालमा किया कि आपकी पटिशन ऐसी है कहीं ये ना हो कि आप नमाज़ें बख्शवाने आएँ और रोज़े गले पड़ जाएँ। तो ये अहम मामला है। लाहौर कोर्ट का हुक्म सामने आया है कि जो लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाते हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। और कार की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके बाद यहाँ समाअत हुई है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो लोग जो बग़ैर लाइसेंस के सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं और ट्रैफिक का हिस्सा बनते हैं और डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क है उनका इस तरह से रोड पर आना, तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ इक़दाम किए जाएंगे। फ़ैसला कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग बग़ैर लाइसेंस के ट्रैफिक लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रही हैं, बाइक गाड़ियाँ जो भी ट्रैफिक की कोई ऐसी चीज़ है जो वो लेकर चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। और इसके ख़िलाफ़ अब एक ख़ास किस्म का जो है वो क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है और ये हमने देखा है कि एक डिफेंस के अंदर वाक़या पेश आता है, उसके बाद से ये एक बड़ा स्टेप लिया जाता है और डेफिनेटली हम इंतज़ार करते हैं किसी ऐसे बड़े हादसे का, तो फिर हमें होश आती है और हम इस तरह के फ़ैसले करते हैं। आप समझते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए? जो लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त आज प्रोसीडिंग्स के बाद एक ऑर्डर किया है और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, पंजाब को फौरी तौर पर ये चाहिए कि इसकी एक अमेंडमेंट बनाए और जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके अंदर इसको ऐड ऑन करे और वाकई इस चीज़ के अंदर ये करे कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइव नहीं है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और उसकी एक मिनिमम जो है वो पनिशमेंट देनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह बगैर लाइसेंस के चलाएं, और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और हर दिन हम एक नया इंसिडेंट देखते हैं कि रोड के ऊपर जाके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनोसेंट जो है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और आपने देखा है कि डिफेंस के अंदर भी ये हुआ कि इस बच्चे के पास लाइसेंस भी नहीं है, उम्र भी कम है, और आप ये देखें कि पहले इसे ट्रैफिक इंसिडेंट देने की कोशिश की गई और जब चीज सामने आई तो इंटेंशनली मर्डर जो है इसके अंदर आया और फिर 322 जो सेक्शन था PPC का उसकी बजाय 302 और वो सारी चीजें। हाफिज़ एहसान साहब, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ी सी ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। आपने ठीक जिक्र किया डिफेंस वाले वाक़े का, इसमें दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं, इसमें टारगेट किलिंग की दिफात भी शामिल की गई हैं, और इसमें जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो ये गिरफ्तारी के ऊपर सज़ा का देना, और क्या दिफात लग सकती हैं, क्या सज़ा हो सकती है इस पर? देखिए, चीज ये है कि चाहे जुवेनाइल है, जुवेनाइल का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो उसकी 18 साल से कम उम्र है तो उसको लॉ के अंदर जुवेनाइल ट्रीट किया जाता है। तो लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसके ऊपर इंटेंशनल मर्डर जो है उसका चार्ज ना फ्रेम कर सकते हो या एंटी टेररिज्म की जो लॉज है वो न लगा सकते हो। तो ये लॉ के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कदगन नहीं है। सिर्फ एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है
कि ये जो जुवेनाइल है उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 के अंदर आया है कि उसके अंदर ऑर्डिनरी और हीनियस क्राइम जितने भी हैं उनको ट्राई किया जाएगा बाय द जुवेनाइल कोर्ट जो है, और वो इन सारी चीज़ों को देखेगी कि चार्ज फ्रेम को भी वही देखेगी, फिर उसके बाद एविडेंस भी देखेगी और अल्टीमेटली वो एक फैसला करेगी। तो वो सारी चीज़ें लॉ के अंदर अवेलेबल है। अदरवाइज कोई जो है एक्सेप्शन या जो आप उसे ये कहें कि लॉ के अंदर एक्सक्यूज कोई नहीं है कि अगर कोई बच्चा है तो आप उसके ऊपर जो है मर्डर का ऑफेंस नहीं चार्ज कर सकते या उसके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉज जो है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी चीज़ें प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की हैं और इस केस को एक एग्जाम्पलरी बनाना चाहिए। इसी केस की बुनियाद के ऊपर हमारे लॉज जो है मोटर व्हीकल के उन्हें अमेंडमेंट करना चाहिए कि इन चीज़ों के अंदर कोई शख्स आए तो उसको जो है वो पनिशमेंट जो है वो मिनिमम इसके अंदर जो है वो 3 माह की रखनी चाहिए और हैवी किस्म की फाइन जो है वो प्रपोज किए जाने चाहिए, ताकि ये हमारे मुल्क के अंदर जो एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि पेरेंट्स जो है वो बगैर। लेकिन एहसान साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, एक बहुत बड़ी तादाद है, एहसान साहब बहुत बड़ी तादाद है जो बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ यहाँ पर चला रही हैं, ट्रैफिक का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझते हैं कितने बड़े लेवल पे क्रैकडाउन किया जा सकता है और गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास लीगली ऑप्शन कोई नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन है। सारे जो डेवलप मुल्क है उनके अंदर ये होता है तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, उसके लिए ये है कि कैंपेन ऑन की जाए और उसके बाद ये है कि इस तरह का सिस्टम बनाए कि पुलिस जो है वो अननेसेसरीली तंग न करे, ताकि हमारी पुलिस के मुतालिक भी जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक जामे अगर पॉलिसी बनाई जाए और उसके अंदर इंश्योर किया जाए। जिस तरह देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर हेलमेट जो था उसके ऊपर भी रिजर्वेशन आई कि लोगों ने तरह तरह की बातें की और उसको अवॉइड किया। अब जब उसकी इन्फोर्समेंट आई है तो आपको अब बहुत कम लोग ऐसे मिलते होंगे कि जो हेलमेट्स नहीं पहनते। उसका इफेक्ट क्या आया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हेड सर्जरीज हैं उनकी तादाद कम हो गई है और जो डेथ स्टॉल था वो कम हो गए तो उसको मिनिमाइज आया है। तो इसको भी किया जाना चाहिए और दुनिया के हर मुल्क की तरह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ट्रैफिक की उन्हें लॉन्च करना चाहिए, ताकि जितनी वैल्यूएबल लाइफ है और एक पूरे रोड के ऊपर एक पैनिक क्रिएट होता है उससे हमारी जान छूट। राइट एहसान साहब, ये हमने ई चलान का मामला भी देखा कि सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई खास हमें रिजल्ट नजर नहीं आया। वायलेशन अभी भी हो रही है, ई चलान लगे हैं, घर पे आते भी हैं और कुछ कैमरे वर्किंग में कुछ नहीं है, लेकिन जो वायलेशन है वो लोग उसकी प्रैक्टिस मुसलसल कर रहे हैं तो हम रोक नहीं पा रहे। कानून तो इसके ऊपर मौजूद है। हाफिज एहसान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। डेफिनेटली बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है। ई चलान का एक मामला शुरू हुआ और ई चलान के मामले पे सेफ सिटी कैमरे भी उन्होंने लगाए, लेकिन बहुत सारे कैमरास थे जो उसमें वर्किंग में नहीं थे। फ़ैसले किए जाते हैं, बहुत अच्छे फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाना है, दिस इज़ द क्वेश्चन और ये मेन सवाल है। लेकिन कम उम्र की जो ड्राइवरी का मामला है और जिस तरह से ये डिफेंस का वाक़या है, यकीनी तौर पर ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है और ऐसे केसेस के लिए उनको मिसाल बनाना बेहद ज़रूरी है। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का ये मामला है। अदालत ने बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जान लेते हैं केस का अहवाल सुलेमान अवान से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस के इलाके में कार की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की हलाकत का यह मामला है। केस की समाअत जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने की है और अदालत में आज CTO लाहौर को और SP ऑपरेशन को तलब किया। CTO लाहौर से अदालत ने इस्तफसार किया कि इस वाक़े के बाद अभी तक क्या जो है वो डेवलपमेंट की है, जिस पर CTO की जानिब से ये बताया गया कि लाहौर में 73 लाख के करीब जो है गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो है वो चल रही हैं, जिसमें से 13 लाख लोगों के पास जो है वो लाइसेंस, जिस पर अदालत ने कहा ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने आज बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए अदालत ने कहा इनको गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि गाड़ी और मोटरसाइकिल लाइसेंस के बगैर सड़कों पर ऐसे ही है जैसे मौत की मशीनें चल रही हैं। अदालत ने जो है CTO लाहौर की रिपोर्ट की रोशनी में जो है केस का फैसला जो है मैं महफूज कर लिया, लेकिन अदालत ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियों पे हो या मोटरसाइकिल पे हो और बिला तफरीक जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है सुलेमान अवान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया का हम खबर आप तक पहुँचाएँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म सामने आ गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने IG CCPO लाहौर और तमाम RPOs को ये अहकामात, ये हिदायत जारी कर दी हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की गई है।
कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरात का सबब बनते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बंद किए जाएं। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिलें चलाने की इजाज़त ना दें। कमसिन ड्राइवर की ज़रा सी गलती किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। CTO लाहौर की जानिब से ये हिदायत सामने आई है और कहा गया है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ अब FIRs भी दर्ज की जाएंगी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान सामने आया है। 3 रोज़ में 1300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। 3 रोज़ में 1398 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद हैं। शहर के पोश इलाकों में नाके सख्त क्रैकडाउन भी जारी है। CTO लाहौर ने कहा है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खुद जिम्मेदार हैं। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज होगी। ये अहम इकदाम किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। CTO लाहौर ने वाज़ेह कर दिया है। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ये फैसला है और कार्रवाइयाँ भी उस हवाले से की जा रही हैं। शहर के पोश इलाकों में नाके लगाए गए हैं और वहाँ पर सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने मत दें। अब बात करें एक और अहम मामले के हवाले से। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का ये मामला है। बलूचिस्तान और KP हुकूमत ने भी फैसला चैलेंज कर दिया है। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थी। अहम खबर है, फौजी अदालतों में सर्वेलेंस का ट्रायल रोकने का ये मामला और बलूचिस्तान और KP हुकूमत ने भी फैसला चैलेंज कर दिया है। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और अब ये खबर सामने आई है। अपील में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया इसे इस्तदा की गई है कि उसे कलअदम करार दिया जाए। फैसले को चैलेंज कर दिया गया है बलूचिस्तान और KP हुकूमत की जानिब से। वज़ारत दिफा ने फौजी अदालतों में सर्वेलेंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई है। आर्मी एक्ट कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शबिया नकवी, बताइएगा जो अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें मजीद क्या कहा गया है और कौन कौन फरीक है? जी बिल्कुल, पहले सिंध हुकूमत की जानिब से और फिर आज सुबह हमने देखा KP की और बलूचिस्तान हुकूमत और उसके साथ वजारत दिफा की जानिब से भी जो है फौजी अदालतों के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और अब से थोड़ी देर पहले जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इस फैसले को चैलेंज किया गया है और अटॉर्नी जनरल के तवसत से जो है वो अपील दायर की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि 23 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करा दिया जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो 5 रुकनी बेंच था जिसने फौजी अदालतों के हवाले से समाअत की थी, तो जो वो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत वो बेंच जो था उसके तहत नहीं था, इसलिए जब बेंच कानून के मुताबिक नहीं था तो फैसला भी गैर मौसर है। और इसके साथ हम यही देख रहे हैं कि जो भी अपीलें दायर की गई हैं वो यही कहा जा रहा है कि क्योंकि शोधा के हवाले से उनके वर्सा जो है वो काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जो फौजी तनसीबात पर जो हमला आवर है तो उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। इसलिए ये जो आज हम देख रहे हैं कि
3 से 4 अपीलें जो हैं वो मज़ीद दायर हुई हैं। अब जो इसके लिए जो समाअत के लिए ना सिर्फ डेट अनाउंस की जाएगी बल्कि एक नया बेंच भी तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि अपील में ये भी कहा गया कि जो बेंच है उसको भी जो नए बेंच में शामिल ना किया जाए। तो इस हवाले से जो अब का बेंच होगा वो इससे बड़ा बेंच होगा, वो 6 रुकनी या इससे ज़्यादा का भी बेंच हो सकता है। लेकिन अच्छा, जो आप बेंच की बात कर रहे हैं, जिस बेंच ने ये फैसला दिया था, अब जो फरीकैन ने दरख्वास्त दायर की है या जो अपील की गई है उसमें क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? बेंच पर क्या एतराज़ था उनको? जी बिल्कुल, जो अपील दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसके मुताबिक ये बेंच नहीं था। तो इस तरह बेंच ही कानून के जब मुताबिक नहीं होगा तो फैसला भी मुअस्सर नहीं होगा। इसके साथ ये भी कहा गया कि अब इससे बड़ा बेंच जो है वो इस फैसले को सुन सकता है। ताहम जो आर्मी की तनसीबात हैं उस पर जब जो हमला आवर हैं उनका ट्रायल जो है वो आर्मी की ही अदालतों में होना चाहिए, ना कि सिविल अदालतों में होना चाहिए। और इसके साथ जो हमने ये देखा कि बार बार एक चीज़ ये कही गई है कि जितनी दफात जो हैं जिनको कालेदम करार दिया गया है, स्पेशल जो सीक्रेट एक्ट की दफात है उनको बहाल करने की अपील की गई है। इसके साथ जो आर्मी एक्ट की जो 59(4) का जो सेक्शन है उसको बहाल करने के हवाले से कहा गया। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जब तक इन हतमी फैसला नहीं होता तब तक जो ट्रायल रोके गए हैं उस जो फैसले पर भी जो है हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया जाए। जी ठीक है शबीना की बहुत शुक्रिया आपका इसी पे बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने फैसला दिया था उस बेंच पर भी एतराज़ उठा दिए गए हैं। ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, इसको बेंच पे जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो तो ठीक है, जायज़ हैं। जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने उसको लॉ को देख के उसके मुताबिक उस पर एतराज़ात किए हैं। 2001 उसको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड और इसका जो तकाबली जायजा लेना पड़ेगा। इवन इन एडवांस कंट्रीज अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात होते हैं और हर मुल्क का जो एक जो तस्वीराती मंजर नामा होता है वो मुख्तलिफ होता है और उसका जो थ्रेट स्पेक्ट्रम होता है वो मुख्तलिफ होता है। हम इसको एक लॉ को बिल्कुल लीगल प्योरेस्ट एंगल से वो नहीं ले सकते। अब एक जो इसकी इंटरप्रिटेशन है प्योरली फ्रॉम द लिबरल एंगल, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी करते हैं, जो लीगल कम्युनिटी के नुमाइंदगी भी करते हैं, मगर एक उसका दूसरा एंगल है जो रियलिस्टिक एंगल से हमें देखता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट करता है और हमारा जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी ये लॉ इफेक्टिव था। ये लॉ बनाए गए किन हालात में बने उस तारीख में जाने की अब उसके लिए तो पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, मगर द फैक्ट इज कि ये एक कानून बन गया। उस कानून को मुख्तलिफ मौकों पे चैलेंज किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद वैलिडेट किया कि ये ठीक है और किन हालात में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें ये मुकदमात चल सकते हैं। वो बहुत एक नैरो बैंड है और उसमें जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक चीजें हैं या फौजी जो इंस्टॉलेशन हैं उससे हमलों से मुताल्लिक है, वो तो किसी भी मुल्क में देखिए ना, अभी एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम किन एनवायरमेंट्स में रह रहे हैं और अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले हैं वो कोई सिविलियन कर देता है और कोई उसमें हो सकता है वो एस्पाइनॉज में इन्वॉल्व हो, तो क्या उसको हम इस दूसरे प्रोसेस से गुजारेंगे जिसमें 1000 लूप होल्स हैं और दिस इज नॉट सिंपली टेनेबल। तो उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रिगेडियर साहब, फौजी तनसीबात पर हमलों की आप बात कर रहे हैं। 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें बहुत से ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने खुद इस्तदा की थी कि उनके जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किए जाएँ। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्या लूप होल्स हैं या फिर आपके लिए क्या ड्रॉबैक्स हैं जो दूसरी अदालतों में अगर होते हैं ट्रायल्स या फौजी अदालतों में होते हैं, और ये एक जो शायद एक डर की कैफियत है, इसके पीछे क्या वजूहत है? जी, उसकी डर की वजूहत ये है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें बहुत लूप होल्स हैं और आपके सामने हैं कन्विक्शन रेट्स कितने हैं, ज़ेरे इल्तवा कितने मुकदमात बने हुए हैं। आप जो पुलिस का एक वर्जन है जो कि केपी में नबरदाजमा है रोज दहशतगर्दी से, आप उनका वर्जन लें जाके आपको खुद पता चल जाएगा कितने कन्विक्शन रेट्स हैं जो हार्ड कोर ब्लैक दहशतगर्द हैं जो छूट जाते हैं बिकॉज उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता डिस्पाइट द कंपेलिंग एविडेंस।
अब ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ में हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन का भी फ्लॉ हो और पुलिस कोई एविडेंस ना दे पाई हो, मगर चलो वो 30%, 40%, को 100% केसेस में तो ऐसा नहीं है। तो एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो जुडिशरी को उसका कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। अब जो हमारे पास इस वक्त लॉ है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं जो इससे डील कर रहे हैं। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी अगर कन्विक्शन नहीं हो पा रही और जो दहशतगर्द हैं वो निकल रहे हैं, तो आप इस दहशतगर्दी की जंग में कैसे सक्सेसफुल होंगे? ठीक है। तो हमें चाहे आप उसको कोई स्पेशल मिलिट्री कोर्ट दे दें, चाहे उसका नाम स्पेशल टेररिज्म कोर्ट कर दें, कुछ करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी जो एग्जिस्टिंग डिफेक्टिव फ्लॉड सिस्टम है जिसमें कन्विक्शन नहीं हो पा रही, आप उसी में जाएं और हम मिलिट्री कोर्ट्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार और सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल्स के हवाले से इस पर बात कर रहे थे। और ट्रायल्स रोकने का ये मामला था जिस पर अपील अब दायर कर दी गई है और जो फैसला था उससे कलअदम करार देने की अपील दायर की गई। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज ने अडयाला जेल में समाअत की है और इस पर मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। इस अहम मामले के हवाले से अभी आपको अपडेट करें कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी जो मंजूर कर ली गई है। अडयाला जेल में केस की ये समाअत हुई है, अहम तरीन समाअत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्मोक की बात करें तो स्मोक ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं। बागों का शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 259, पंजाब यूनिवर्सिटी में 217, जबकि कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में भी 217 रिकॉर्ड किया गया है। 10 इस्लामी हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर में तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इसके साथ साथ कसूर, गुजरात और सियालकोट में भी इत्तलाक किया जाएगा। तालीमी इदारों पर बंद करने का यह इत्तलाक होगा। दफातर, मार्केटें और सिनेमा घर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। कल हफ्ते के रोज़ के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीरें ही उतार लें। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमा माहौलियात का है। अफसरान की निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग के तदारुक केस में ये अहम रिमार्क सामने आए। कहा कि धुएं वाली गाड़ियों और घरों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का 3 माह तक स्कूल और कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ मुकम्मल बंद करने का हुक्म सामने आया है। 1 हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा पर अमल दरामद करने की हिदायत है। अदालत का ये अहम हुक्म सामने आया। अदालत का MM आलम रोड और माल रोड के फुटपाथ को हफ्ते को क्लियर कराने का हुक्म सामने आया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि स्मॉग के तदारुक के लिए अहम तरीन इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ अहकाम दिए हैं कि धुएँ वाली गाड़ियों और घरों के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट का 3 माह तक स्कूल और कॉलेज को हफ्ते के रोज़ मुकम्मल बंद करने का हुक्म सामने आया है। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद करने की हिदायत सामने आई हैं। तो ये अहम इकदाम करने का कहा गया है। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियाँ धोने वालों की तस्वीरें बनाएं। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमा माहौलियात का भी है। ये अहम रिमार्क्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के। धुएँ वाली गाड़ियों और घरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 3 माह तक स्कूल और कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ बंद करने के अहकामात सामने आए हैं। अदालत का MM आलम रोड और माल रोड के फुटपाथ को हफ्ते को क्लियर कराने का हुक्म। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीर बना लें। स्मोक फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमा माहौलियात का भी है। अफसरान की निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इकदाम करने की अहकाम जारी कर दिए और 3 माह तक कहा है कि हफ्ते के रोज़ स्कूल बंद रहेंगे। 1 हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी का भी कहा गया है। इसके साथ साथ डॉल्फिन का जिक्र किया, डॉल्फिन फोर्स का कि कुछ नहीं करते तो गाड़ियाँ धोने वालों की तस्वीरें बना लें। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। सुलेमान बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए?
आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट में मौके दारू के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने PHA वासा समेत दीगर इदारों के लीगल एडवाइजर अदालत में पेश हुए और जुडिशल कमीशन की जानिब से जो है वो अदालत में आज रिपोर्ट जमा करवाई गई और उसमें ये लिखा गया कि सिनेमा हॉल्स और जिम और रेस्टोरेंट जो हैं इनको जल्द जो है बंद करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि कुछ तजवीज़ आपकी गैर जरूरी है। जिम जो है वो कोरोना के दौरान जो है वो बंद किए गए थे, लेकिन आपकी दस्तावेज़ात है इसको देखेंगे। अदालत ने कहा कि 3 माह तक स्कूल और कॉलेज जो है हफ्ते के रोज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो 2 दिन के हफ्ते का काम है उस पर अमल दरामद करवाएं। दरख्वास्त के 2000 के वकील की जानिब से जो गुजारिशात रखी गई उसमें ये भी बताया गया कि हाफजाबाद के इलाके में फसलों की बकाया जात को जो है अभी भी आग लगाई जा रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इसके जिम्मेदार हैं और इस पर अमल दरामद करवाए, इन वाकयात को रोकने पर अपना अहम किरदार अदा करें। अदालत ने कहा कि जितना रोल स्मोक फैलाने में फैक्ट्रियों का है इतना ही किरदार माहौलियात के अफसरान का है। आप हमें इन अफसरान की निशानदेही करें, हम इनके खिलाफ पीडा एक्ट की तहरीर जो कार्रवाई करेंगे। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने ये रिमार्क किए कि डॉल्फिन वाले और कुछ तो नहीं करते, बस इस चीज का ख्याल कर लें कि घरों में जो गाड़ियां धोई जा रही हैं उनकी तस्वीर जो है वो सेंड करें। LD के वकील से अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचे हैं, जिस पर उनकी जानिब से बताया गया LD वकील की जानिब से कि शादरा वाला प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि अकबर चौक और दीगर जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ही दिनों में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप मुझे ये बताएं कि कितने दरख्त जो है ग्रीन बेल्ट फ्लाईओवर की गेट जो है वो बनाई गई है, जिस पर वकील की जानिब से बताया गया कि इस पर अभी काम जारी है। स्मोक की रोकथाम के लिए चाइना को खत लिखा, वहां से जवाब आ गया है, चीफ सेक्रेटरी के पास मौजूद है, इस पर भी अमल दरामद कराएं। अदालत ने यह भी कहा कि महकमा माहौलियात का कहना है कि स्मोक में 80% हिस्सा जो है वो इंडिया से जो फसलों को बकाया जात को आग लगाई गई है उसकी वजह से फैला है, जिस पर अदालत ने कहा कि माहौलियात के अफसरान को कुछ पता नहीं है, फसलों को आफताबाद के इलाके में भी चलाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि इस इकदाम पर करने वाले लोगों को 5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जो है वो आगाही मुहिम चलाते हैं और उनका काम यही, उनको लगता है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। अदालत में दरख्वास्त के वकील की जानिब से ये बताया गया कि माल रोड को क्लियर करवा दें ताकि बात हो सके, जिस पर अदालत ने कहा एम ए मालम रोड और माल रोड को जो है उसके जो फुटपाथ है इसको क्लियर करवा दिया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि जो यूके में जजेस हैं वो साइकिलों पे आते हैं। लंदन में वजीर आजम का जो केस था वो सुनने वाला जो जज था वो साइकिल पर आता था। तो अदालत ने यह भी कहा कि साइकिलिंग को प्रमोट करे ताकि लाहौर में इसका रुझान जो है बढ़े। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी 22 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, इसी पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, तिब्बी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और डॉक्टर साहब अभी स्मोक बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि आँखों के मसाइल हैं और गले के मसाइल हैं और इवन सांस लेने में जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या आप उनके लिए बताएंगे कि किस तरह से वो इससे बच सकते हैं और ताकि उनकी जो कंडीशन है वो मज़ीद वर्स ना हो? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट स्तर पर बात करने के लिए मुझे इन्वाइट किया है। और बेसिकली पहले हमें प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि ये स्मोक है क्या, ठीक है। दिस इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। हम देखते हैं कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, गाड़ियों के धुएं से या फसलों के वाकयात से जो जलाने से कुछ डिजास्टर्स कंपाउंड पैदा होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, जब ये सन जो लाइट से मिलते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो बन जाते हैं जो मुज़र सेहत होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये सांस की नालियों और खून की नालियों में भी शामिल हो जाते हैं। और सांस की नालियों में और खून की नाली में शामिल होने के बाद ये जो दिल की तकलीफ के मरीज हैं, जिनको COPD है, दमा है, इस तरह की उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। और इवन उनसे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली आंखों की बात करें तो आंखों में पेशेंट को सुर्खी, खारिश, दर्द, पानी निकलना और कंजक्टिवाइटिस और ऑकुलर सर्विस डिजीज जैसी जो मुज़र सेहत जो है आंखों के जो अमराज है वो उसका सामना मरीज को करना पड़ सकता है। और ये अगर जो पेशेंट जो है इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेगा तो ये फिर पेशेंट की लेटर ऑन बिनाई भी मुतासर कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, बेसिकली ये है कि हमने जो अननेसेसरी अपनी ट्रैवलिंग को रोकना है और कोशिश करें कि जो अगर हमने बाहर निकलना पड़ता है तो जो बाइक यूज करते हैं वो अपने हेलमेट इस्तेमाल करें
आप गाड़ियों के शीशे जो है वो नीचे ना रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और इसमें ये कि जो आंखों के लिए ये कि आप जिस तरह मास्क के साथ साथ फ्रीक्वेंटली अपनी आंखों को जो पानी के छींटे मार के उनको वॉश करते रहें, वॉशिंग ऑफ आइज करते हैं। और इसके अलावा टीयर्स वगैरह यूज किए जा सकते हैं, जिससे थोड़ा आंखों में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आ जाएगा और इसके जो स्मोक के इफेक्ट से किसी हद तक बचा जा सकेगा। और अगर ये फॉर इंस्टेंस एक खास स्टेज से ये आपकी जो डिजीज है ये बढ़ जाती है, तो फिर किसी मुस्तनिद जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उनको जो जनरल तकालीफ के लिए और फिर मुस्तनिद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आपको चेक करवाना पड़ेगा, ताकि वो अकॉर्डिंग टू स्टेज एंड नेचर ऑफ डिजीज आपको मैनेज कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जिनको पहले से प्री एग्जिस्टेंस कोई प्रॉब्लम चल रही हो और स्मोक की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और वो भी मुतासिर होती है, वर्स्ट केसेस में क्या होता है पेशेंट के साथ? देखिए वर्स्ट केसेस में ये खुदा ना क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये मुज़र सेहत जो ज़र्रात हैं ये इतने छोटे होते हैं कि सांस की नाली में उसको ज़ाहिर है COPD उसका ऑफ कोर्स उसकी जो है वो लाइफ उस वक्त कंप्रोमाइज हो सकती है। उसको यकदम जब COPD या दमा का अटैक होता है जिसको एक्यूट एस्थमेटिक कहते हैं। और अगर फिर ये कि जिसको दिल की तकालीफ है उससे ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में जब ये छोटे ज़रात दाखिल होते हैं तो उसको खुदा ना उसको हार्ट अटैक हो सकता है लेटर ऑन। और बाकी ऑफ कोर्स आंखों में जिसको प्रॉब्लम है शुरू में तो उसकी आप ये कह लें रेड आई होगी, पिंक आई होगी, फॉरन बड़ी सेंसेशन होगी, लेकिन लेटर ऑन इसकी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस वो चाहे वो इनजुडिशियस यूज ऑफ ड्रॉप्स की वजह से या फिर ऑकुलर सरफेस डिजीज या परसिस्टेंट कंजक्टिवाइटिस की वजह से उसकी जो सामने वाला आंख का सामने वाला हिस्सा जैसे कार्निया वो मुतासर हो सकता है। तो उसमें लेटर ऑन उसकी बनाई भी इन द लॉन्ग रन जो है वो परमानेंट बेसिस पे इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तिब्बी माहिर हैं और उन्होंने प्रिसाइजली हर चीज़ डिस्कस की कि कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं और स्पेसिफिक जो दमा के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं या वो सब उनको मौसमी तब्दीलियों की वजह से एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और इवन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इससे बचने के यही तरीके हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और आँखों में आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करें ताकि आपकी आइज़ मॉइस्चराइज रहें और आँखों के आपको प्रॉब्लम्स ना पेश आएँ। निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर माहौलियात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अब गौर कर रही है कि शायद आर्टिफिशियल बारिश भी की जाएगी, तो इस हवाले से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं और ये प्लान जो बन रहा है इसको कब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले ना हमें अपने कॉजेज पता होने चाहिए कि स्मॉग हमारे कॉजेज क्या हैं। हमारा मेन जो कंट्रीब्यूटर है अबाउट 45% वो ट्रांसपोर्ट है, देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड पावर अबाउट 20% ईच कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपको हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के ऊपर बड़ा स्पेसिफिक होके क्रैकडाउन करना पड़ता है। हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनाई है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग 12 आयोनाइजर्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं, जो लाहौर में डिफरेंट जगहों के ऊपर लगेंगे, जो पर आयोनाइजर 5 किलोमीटर स्क्वायर एयर को जो है वो केटर फॉर करेगा। एंड आयोनाइजर का काम ये होता है कि वो जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, हैवी होता है, वो सेटल डाउन कर देता है, जिससे बड़े शहरों के अंदर इंटरनेशनली जो है उन्होंने अपने स्मॉग के एक, लेकिन वो कितने मीटर तक हवा को साफ कर सकता है? एक आयोनाइजर जो है वो 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। तो हम लोगों ने लाहौर का जब अंदाजा लगाया तो तकरीबन 12 आयोनाइजर से लाहौर पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन ये एक इकदाम है। इसके अलावा आपने जो है अपने फ्यूल की टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। DC लाहौर, बाकी सारे DCs भी जो हैं सारे स्टेशन के ऊपर जाके कर, अगर आपकी एक गाड़ी यूरो 5 पे चल रही हो और एक गाड़ी यूरो 2 के ऊपर पेट्रोल के ऊपर चल रही हो, यूरो 2 वाली 5 टाइम्स एमिशन क्रिएट करती है। और हम लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीजल मोस्टली हम यूरो 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल के अंदर हम यूरो 4 और यूरो 5 यूज कर रहे हैं। तो उसकी सख्ती करने की जरूरत है कि तो जो जिन गाड़ियों में ऑलरेडी डीजल यूज हो रहा है क्या उन्हें बंद कर दिया जाएगा या क्या प्लान है? नहीं, आप जितना रिफाइन करते रहते हैं डीजल उतना ही आपका इमिशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। अभी हम लोग यूरो 2 डीजल यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों की रिफाइनरीज जो हैं वो यूरो 2 तक
डीजल प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन बिलाल साहब ये बड़ा टाइम टेकिंग होगा, जो आप अगर रिफाइनरी की तरफ हम जाएं तो डेफिनेटली वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी है और दिसंबर तक ये हम फेस करेंगे स्मोक को। अभी ऐसे क्या इकदाम कर रहे हैं कि मतलब हम फ़ौरन उसके रिजल्ट्स देख लें, बिकॉज हर घर में इतने पेशेंट्स अब हो गए हैं और छोटे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इवन हम लोग एंकर्स वी कांट वेयर लेंसेज, हम ऑन एयर लेंसेज नहीं लगा सकते बिकॉज आंखें आप ऑब्वियसली आप बाहर से आते हैं तो आइज सबके इफेक्ट होती हैं। बिल्कुल जी, लेकिन स्मोक का जो इशू है ना वो एक शॉर्ट टर्म इशू नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इशू। हम यहाँ तक पहुँचते हैं हमने 70 साल लगाए हैं। असल में हम लोगों की गवर्नमेंट्स जो हैं वो सिक्लिकल एक साल के व्यू के साथ जो है वो स्मोक को टैकल करती हैं एटलीस्ट व्हाट। हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दे के जाए, लेकिन हम एक 10 ईयर स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट वो पेपर तैयार करके हम लोग अगली गवर्नमेंट्स के लिए छोड़ के जाएंगे कि ये स्टेप्स आप फॉलो करते रहे तो आप अपना स्मोक कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना जिसने बड़ा अच्छा बिलाल ये जी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन अभी जो प्लान है कि 28 नवंबर को मसनूई बारिश की जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है और ये प्लान क्या वाकई इम्प्लीमेंट होने वाला है? मसनूई बारिश का प्री रिक्विजिट होता है कि आपका एक सर्टेन किस्म का क्लाउड अगर शहर के ऊपर डेवलप हुआ हो तो उसके अंदर आप कुछ सॉल्ट्स डालते हैं जिसकी वजह से आपकी रेन होती है। 28-29 को एक्सपेक्टेड है कि ऐसा एक क्लाउड सिस्टम लाहौर के ऊपर डेवलप होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी इज अबाउट 50%, बट एज्यूमिंग कि 50% वो क्लाउड जो है वो डेवलप हो जाता है लाहौर के ऊपर, तो हम अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन का एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये आज तक नहीं हुआ। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर BZU जो है वो उसको लीड कर रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर, उनके एक्सपर्ट्स अभी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा बिलाल अफजल साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते बारिश होती है सिर्फ, और बहुत कम बारिश थी वो 2-3 घंटे की। उसके बाद हमने देखा कि AQI में बहुत बेहतरी आई थी, 430 से सीधा 130 तक आ गया था। तो अभी जो अगर हम देखें इमीडिएट इफेक्ट सिर्फ बारिश के ही हैं, और हमने देखा हमारे हमसाया मुल्क में भी मसनूई बारिशें की जा रही हैं और उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन ये बारिश वाला प्लान है, इस पर ज़रा हम जानना चाह रहे हैं और यकीनन हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और कितना टाइम टेकिंग होता है ये, और उसकी कॉस्ट क्या आती है? देखिए कॉस्ट तो इसकी इज नॉट टू मच, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग, थोड़ा सा सक्सेस लेवल जिसको कहते हैं ना, वो लो है। आपको कभी कभार मल्टीपल दफा ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि वो कंडीशंस पहले क्लाउड की अवेलेबल हों और फिर क्या आपके सॉल्ट जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वो रिएक्ट करते हैं नहीं करते, उसके अंदर भी 60% चांसेस होते हैं कि सारी परफेक्ट तरीके से भी एक्सपेरिमेंट जा रहा हो तो 60% चांसेस हैं कि यू विल गेट रेन। तो 28-29 को हम डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हमें सक्सेस नजर आता है, लेट्स सी कि कितने एरिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है टू गो ऑन। इससे पहले पाकिस्तान में एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, और ये बहुत अच्छा इकदाम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। इससे पहले हमने देखा इस तरह से एक्टिव नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। निगरान सूबाई वज़ीर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे बिलाल अफजल साहब। और 28 नवंबर को कहा जा रहा है कि एक टेस्ट किया जाएगा मसनूई बारिश करने का, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50 to 60% होती है, बारिश होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ट्राई करना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा प्लान है। ये बल्कि फैसला भी कर लिया गया, मैंने कहीं ये न्यूज़ पढ़ी है कि मसनूई बारिशें जो हैं वो 28 नवंबर को, हाँ, वो की जाएंगी। और जो वो बता रहे थे बिलाल साहब, वो ये कह रहे थे कि एक क्लाउड का होना ज़रूरी है। जब क्लाउड होते हैं तो उसपे कुछ सॉल्ट्स वगैरह की कोई कंपोजिशन की जाती है। एग्जैक्टली, इंडिया में तो मसनूई बारिशें की जा रही हैं। चलिए अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और अब ये बात करें कि कुछ खबरें जो आ रही हैं शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के हवाले से, कि क्या शाहीन अफरीदी को कप्तान बनवाने के लिए लॉबी सरगर्म थी? ये सवाल, ये चहमगोइयाँ हैं जो की जा रही हैं। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी खुद मैदान में आ गए हैं और शाहीन शाह अफरीदी की बतौर T20 कप्तान तकर्री पर अपना रद्द-ए-अमल भी उन्होंने दे दिया है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी कहते हैं कि कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी शाहीन को कप्तान बनाने के लिए ना सपोर्ट किया और ना ही लॉबिंग की। इसी मामले पर PCB के साबिक सरबराह रमीज़ राजा ने भी अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने रख दिया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी तेज़ी से जो तब्दीलियाँ आई हैं, ये सब पहले की तैयारी थी और बाबर को भी इसका अंदाज़ा हो चुका था। और बाबर को ये भी पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है। इसी मामले पर PCB 23 अक्टूबर को एक वजाहती बयान भी जारी कर चुका है। और आपको ये इसी मामले पर ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़
जो डायरेक्टर मीडिया हैं पीसीबी की आलिया रशीद, उन्होंने क्या कहा आपको वो दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई इस बारे में बात, और ये बॉडी लैंग्वेज जो थी हमारे प्लेयर्स की उससे भी बड़ा आया था। तो सोशल मीडिया पे तो कोई चीज ऑथेंटिक होती नहीं, वो तो एक चौक है जहाँ पे हर आदमी अपनी राय का इजहार कर सकता है। इस किस्म की बिल्कुल ये गलत खबरें, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है। और पीसीबी ने कैसे फिर शाहीन को लगाया, उनकी परफॉर्मेंस भी तो फिर बाबर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है अगर हम देखें मजमूई तौर पे। कि आप ये देखिए कि T20 के मैचेस हैं न्यूजीलैंड में और T20 के लिए शाहीन को बनाया गया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने लाहौर कलंदर के भी बतौर कप्तान दो टाइटल जितवाए हैं और T20 में उनकी परफॉर्मेंस भी है। तो ये चीजें देखिए, बहुत सारे पहलू सामने रख के फैसले होते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की तब्दीली, शाहिद अफरीदी भी मैदान में आ गए हैं। और इससे पहले अभी हमने जो आपको दिखाया PNN के प्रोग्राम द न्यूज़ रूम में, आलिया रशीद ने जिस तरह से बात की और डिफेंड किया शाहिद अफरीदी का, इस पर कहना है कि मैं हल्फिया कहता हूँ, शाहीन को कप्तान बनाने की कभी कोई बात नहीं की, ना ही मैंने लॉबिंग की है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भी कहा था कि बाबर आज़म को तब्दील ना करें। ज़का अशरफ को भी कहा कि बाबर को कप्तानी से ना हटाया जाए, चाहता था कि शाहीन को कप्तानी से दूर रखूँ। मैंने कप्तानी की है, मोहम्मद यूसुफ ने की है, कप्तानी का इख्तिताम ठीक नहीं रहा। मुझे पता था कि बाबर आजम के साथ ये होना है, आखिर में कप्तान के साथ यही होता है। बिल्कुल ये चीज़ उन्होंने सामने रखी और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये बयान। अच्छा, अभी बराह रास्त चलते हैं। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कोयटा में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान उसकी भरपूर मजम्मत करता है। हमारे भाईचारे को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की तब्दीली, शाहिद अफरीदी भी अब मैदान में आ गए हैं। शाहिद अफरीदी का कहना है कि हल्फिया कहता हूँ, शाहीन को कप्तान बनाने की कभी भी कोई बात नहीं की। क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो बात की है ना इन्होंने कि एक फॉर्मेट पे रहने दिया जाए बाबर को कप्तान, रेड बॉल की वो बात कर रहे थे और ये खबरें भी यही थी। तो शायद कुछ इस तरह से भी खबरें हैं कि बाबर ने ही स्टेप बैक कर लिया कि उन्हें अब किसी भी एक फॉर्मेट पे नहीं रहना। और आपको याद होगा चौधरी अशरफ साहब हमारे शो में आकर कह रहे थे कि शायद बाबर आगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भी उस तरह से अवेलेबल ना हो। बिल्कुल कुछ समझ आ गई थी चीज़ें क्या चल रही हैं। और जो उन्होंने बात की है, अब जो एक्स कप्तान है उन्होंने जो बात की है कि कप्तानी, जो भी कप्तानी करता है उसका हाल यही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर कप्तानी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी तो एटलीस्ट उनके साथ ये ना हो। ठीक है, एक बार फिर चलते हैं हम कोयटा, जहां पर जान से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का उन्होंने जिक्र किया और दहशतगर्दी जो फिर से सर उठा रही है उसका उन्होंने जिक्र किया। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जान अचकज़ई, जब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक कर रहे थे और कुछ सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। अपने व्यूअर्स को हमने सुनाया है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का आगाज करते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके, अभी खबर शामिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सामने आया है। वज़ारत दिफा और वफाकी हुकूमत ने फैसला चैलेंज कर दिया है। अदालत उज़्मा में अपील भी दायर की गई है। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वज़ारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। उधर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। अहम यह मामला है और इस पर यह अहम पेशरफ सामने आई है। वफाकी हुकूमत और वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वेलेंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला, वज़ारत दिफा और वफाकी हुकूमत ने फैसला चैलेंज कर दिया है। अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी गई। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वज़ारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। उधर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले को के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। इसी में मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में का जो फ़ैसला है वो ना सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बल्कि वजारत दिफा, वफाकी हुकूमत और KPK की जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, इस फैसले को कालअदम करार दिया जाए। इसके साथ ये भी कहा गया है कि क्योंकि बेंच जो था उसके बाद कहा यह गया है कि जो बेंच जो है वो गैर कानूनी है, तो इसलिए जो उसका फैसला भी है वो गैर मुअस्सर होगा। इसके साथ जो किया गया कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट का जो है दिफात उनको जो कालअदम करार दिया गया है उनको भी जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला था उसको चैलेंज कर दिया गया है, उस फैसले को चैलेंज किया गया है और कहा यह गया है कि जो बेंच था उस बेंच पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं कि उस बेंच पर कुछ एतराज़ात थे और अब KP गवर्नमेंट ने भी इस पर एतराज़ात लगा दिए हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इस पर बोल रही है। बिल्कुल इसको चैलेंज किया गया है, वज़ारत दिफा ने भी इसको चैलेंज किया है। आगे बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने का फैसला सामने आ चुका है। ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल से कबल DROs और ROs की तैनाती का भी फैसला है। इब्तदाई फहरिस्तें भी तैयार की जा चुकी हैं। DROs और ROs की तैनाती रवा माह के आखिर तक करने का इम्कान है। अदलिया से DROs और ROs के मुतालिक फहरिस्तें ताहाल मौसूल नहीं हो सकी हैं। इलेक्शन कमीशन के पास सूबों के इंतज़ामी अफसरान की अपडेट फहरिस्त मौजूद है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन का ये मामला है और रवा माह के आखिर तक ये इम्कान है। अदलिया से DROs और ROs लेने से मुतालिक फ़हरिस्तें ताहाल मौसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के पास सूबों के इंतज़ामी अफसरान की अपडेटेड फ़हरिस्तें मौजूद हैं और दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए ऐसा बताते हैं, आपको ये बता रहे हैं इस हवाले से कि इब्तदाई फ़हरिस्तें तैयार की जा चुकी हैं और अदलिया से DROs और ROs लेने से मुतालिक फ़हरिस्तें ताहाल मौसूल नहीं हो सकीं। इलेक्शन कमीशन के पास सूबों के इंतज़ामी अफसरान की अपडेटेड फ़हरिस्तें मौजूद हैं। ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं। इलेक्शन का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन का तैयारियों के हवाले से ये फ़ैसला सामने आया है। इब्तदाई फ़हरिस्तें तैयार की जा चुकी हैं और तैनातियों के हवाले से भी फ़ैसले किए जा रहे हैं। मुतल्लिका फ़हरिस्तें हैं वो भी तैयार की जा चुकी हैं और सूबों के इंतज़ामी अफसरान की अपडेटेड फ़हरिस्तें तैयार की चुकी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी ने। शराज, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक आपके पास? देखिए, ये आम इंतखाबात 2024 का मामला है और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जो है वो कब जारी करेगा पता लगा लिया है। CNN न्यूज़ ने हमारे ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो है इंतखाबी शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल के कबल DROs और ROs की तैनाती भी करेगा और DROs और ROs की तैनाती रवा के आखिर तक जो है वो कराने का इम्कान है। इसके अलावा ज़हर ने ये भी कहा है कि हम इंतखाबात में DROs और ROs इंतजामिया से लिए जाने के कभी इम्कानात जो है वो ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कि अगले से DROs और ROs देने के मुतालिक जो फहरिस्त है वो ताहाल खजाने से मौसूल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन के पास सूबों के इंतजामी अफसरान की अपडेट फहरिस्त जो है मौजूद है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इंतजामी अफसरान के सर्विस निगाह का जायजा भी मुकम्मल कर लिया है। वो इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो भी बना ली है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जल्द जो है वो इजलास बुलाकर DROs और ROs की जो हतमी फहरिस्त है वो मंजूर करने का इम्कान भी है। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी जो मुजव्वदा शेड्यूल है वो तैयार कर लिया है। जी ठीक है शराज अहमद शराजी, आपने तफसीलन इस मामले के हवाले से अपडेट किया। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ फैसला किया गया है और अब फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक रकम मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का तरसीली निज़ाम भी बेहतर बनाया जाएगा। मनसूबे से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वसअत भी दी जाएगी और मनसूबे से नेशनल ग्रिड की तरसीली सलाहियत को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है ग़ुलाम मुर्तज़ा ने, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के जो तरसीली निज़ाम है बिजली का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको बेहतर करने के लिए ये रकम फराहम की जाएगी और इसके साथ साथ इस जो तरसीली इस्तेदाद है उसको बेहतर बनाया जाएगा। हाई वोल्टेज जो लाइंस हैं जिसमें 250 kVA है और 500 kVA है, ये लाइनें लाहौर शहर में बिछाई जाएंगी ताकि लाहौर में जो बिजली के मामलात हैं, परेशानी होती है बाज़ का सार्फिन को कि एकदम से ट्रिप कर जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में लाइन लॉसेस भी हैं, इसकी वजह से ये सदाधिकार उनकी बढ़ाई जा रही है और इस तरह से किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। एक मनसूबा और भी है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनमें जो हम वोल्टेज जिस तरह से इसमें ट्रैवल करवाए जाते हैं, जो ट्रैवल होती है बिजली, वो किसी भी लिहाज से चोरी ना हो सके, उसका भी एक सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है, वो भी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसमें से कुछ रकम जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में जो तकसीम कार कंपनीज हैं उनके तरसीली और ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस के हवाले से काफ़ी हद तक काम कर रहा है और कई प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी कर चुका है। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा ये भी बताइएगा कि इसके बाद क्या जो बेहतरी है वो आएगी, क्या चेंज आएगा इस सारे प्रोसेस के बाद? देखिए, जो ट्रांसमिशन जिस तरह से हमने अभी कल एक खबर की जिसमें बताया गया था कि 6 अरब रुपए के करीब लाइन लॉसेस जो हैं वो भी सार्फिन पर नेपरा ने मुंतकिल किए हैं। 4-4.5 अरब रुपए के लाइन लॉसेस थे जो गुज़िश्ता रोज़ मुंतकिल किए थे। अगर लाइन लॉसेस जो हैं वो ना हो तो ये सार्फिन के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। तो जो तरसीली लाइनें हैं जिस तरह से जिससे गैस जो है वो गैस और बिजली ट्रांसफ़र की जाती है जिन लाइन्स के ज़रिए से, उन लाइंस को अगर आप जदीद उस खतूत पर उस्तवार कर देंगे और उसमें जो कैपेसिटी है बिजली चोरी करने की उसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसे शक्ल में बिजली जो है ट्रैवल करवाई जाए जो कि काबिल इस्तेमाल ना हो। ये पूरी दुनिया में इस तरह की सूरत हाल है कि जो बिजली ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए से ट्रैवल करवाई जाती है वो आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर चोरी भी करें। तो जहाँ पे जाके तरसीली निज़ाम डिस्कोज में तब्दील होता है, छोटी लाइंस में जाता है, वहाँ से फिर इस बिजली को मज़ीद बेहतर करके जो जिस फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है उस फॉर्म में फिर फराहम की जाती है सार्फिन को। तो इस तरह से ये हो सकता है कि एक तो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है वो अगर बिछाई जाती हैं और उसमें ये सिस्टम लगाया जाता है तो वहाँ से भी बिजली चोरी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब तरसीली निज़ाम बेहतर होगा तो अभी दो चीज़ें मिक्सअप कर दी जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि ये बिजली चोरी है, दूसरी तरफ कहा जाता है ये लाइन लॉसेस है। तो दोनों की मिक्सिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए अगर लाइनें अच्छी और साफ़ हों तो लाइन लॉसेस तो ख़त्म हो जाएंगे या वो डिटरमिन जो नेपरा ने किए हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो बिजली चोरी है वो बाइफरकेट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि बिजली चोरी कितनी हो रही है। तो इस हवाले से जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद हो सकेगी। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है लाइन लॉसेस की और बिजली चोरी करने का एक और निज़ाम है। आपने तफसीलन अपडेट किया गुलाम मुर्तज़ा, हमें बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी खबरें और भी शामिल करते हैं और अब कुछ बात करते हैं अगली खबर के हवाले से, लेकिन अभी आपको ये बता दें कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। ये एक अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है और यकीनी तौर पर इसके मुस्बत असरात भी होंगे। आगे बढ़ेंगे। स्मोक ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं। बागों का शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज पर आलूदगी की शरह 217 रिकॉर्ड की गई है। स्मोक के बायस 10 अजला में कल तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरांवाला इसमें शामिल हैं, जबकि कसूर, गुजरात और सियालकोट में भी इसका इत्तलाक होगा। दफातर, मार्केटें और सिनेमा घर 3 बजे के बाद ही खोले जाएंगे। हाफिज़ाबाद में इंतज़ामिया स्मॉग के तदारुक के लिए इन एक्शन हो गई है और डिप्टी कमिश्नर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं। फसलों की बाकायात को जलाने वाले शिकंजे में आ गए हैं। धुआं छोड़ने वाले भट्टों और गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
ज़िला इंतज़ामिया ने 70 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी इस हवाले से किए हैं। आपको ये बताएं कि जुर्माने किए जा रहे हैं। हाफिज़ाबाद में ये इन एक्शन है। इंतज़ामिया इंसदाद स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि मुतादिद गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने पर 14 भट्टों को सील किया गया है। भट्टा मालिकान को 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए हैं। और स्मोक के ख़ात्मे के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे जारी हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले अब शिकंजे में आ चुके हैं और धुआं छोड़ने वाले भट्टों को भी, गाड़ियों को भी, उनके मालिकान को भी, उनके ख़िलाफ़ अब ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और 70 लाख से ज़ायद के अब तक की इतलात के मुताबिक जुर्माने किए गए हैं। हाफिज़ाबाद में इंतज़ामिया स्मॉग के तदारुक के लिए इन एक्शन नज़र आ रही है। वज़ीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल और चीनी काउंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। स्मोक के तदारुक के लिए चीनी माहिरीन की खिदमात से इस्तिफादा करने पर भी गौर किया जा रहा है। बिलाल अफजल का कहना है कि वज़ीर आला स्मोक के देरपा हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए हमें चीन की हुकूमत का ताउन दरकार है। स्मोक का वाहिद शॉर्ट टर्म हल मसनूई बारिश है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीनी माहिरीन और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के दरमियान करीबी राब्ता इस्तवार करने के ख्वाह हैं। लाहौर में स्मोक की हालिया शिद्दत की 30% शराब भारत से चलने वाली हवाएं हैं। 70% शराब मकामी ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ और गर्दो गुबार है। चीनी काउंसिल जनरल की स्मोक के तदारुक के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी सामने आई है। तो ये तमाम तर इक़दामात हैं जो स्मोक के तदारुक के लिए किए जा रहे हैं। स्मोक के ख़ात्मे के लिए तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ये अहम तरीन मुलाकात हुई है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मुलाकात हुई है, जिसमें चीन ने भरपूर ताउन का साथ देने का ऐलान किया है पाकिस्तान का, और रहनुमाई करेगा पाकिस्तान की कि किस तरह से इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। स्मोक के देरपा हल के लिए संजीदा कोशिश की जाएगी दोनों जानिब से, और स्मोक पर काबू पाने के लिए हमें चीन की हुकूमत का ताउन दरकार है, ऐसा कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। DG MET असलम चौधरी का कहते हैं, वो कहते हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की ख़तरनाक शरह तक पहुँच चुका है। वाहिद शॉर्ट टर्म हल मसनूई बारिश है। मसनूई बारिश कराना कोई महंगा काम नहीं है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल भी नहीं है। जी हाँ, इस पर मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। ज़ुहैब हसन कासमी जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी की तो लाहौर जो है वो दोबारा से पहले नंबर पर आ चुका है और क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है वो 400 से तजावज़ कर चुका है। अगर इसको माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है तो मसनूई बारिश की बात की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त DG MET मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। इसमें होता है कि आसमान पे कोई 2 से 3 ऑक्टा, मैं आपको बताता हूँ कि पूरे आसमान को अगर 8 हिस्सों में तकसीम करें तो कम से कम 2 से 3 हिस्से इस पर क्लाउड होना ज़रूरी है। और क्लाउड भी वो होने चाहिए जो बहुत नज़दीक होते हैं, लो क्लाउड जिसको कहते हैं। फिर एक केमिकल ऊपर जाके स्प्रे किया जाता है, उसका मैकेनिज्म ये है कि ऊपर किसी मैकेनिज्म से जाया जाए, जैसे प्लेन्स हैं उसके ऊपर जाके उस पर स्प्रे की जाती है। जो होता ये है कि वो जो बारिश बरसाने वाले क्लाउड हैं वो ज़मीन पे बारिश नहीं दे रहे होते, उनके ड्रॉपलेट छोटे होते हैं, उनको हैवी बनाना है स्प्रे करके, तो जब वो हैवी होंगे तो फिर ये ज़मीन पे गिरेंगे। ये किस हद तक कामयाब है? पहले 2001 में भी जो है ये किया गया, इस पर क्या अखराजात हैं? तो इसके अखराजात जो केमिकल वगैरह के तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर जाना और प्लेन का खर्चा वो ज़्यादा, फ्यूल का खर्चा वो खर्चा होगा। देखिए ये तो कोई शॉर्ट टर्म सलूशन होगा और थोड़े दिनों तक ये बड़ा अच्छा क्लीन एयर होगी और इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल DG MET हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि अगर मसनूई बारिश की जाए तो इसके अखराजात कम हैं, ताहम ये हल जो है वो मुस्तकिल हल नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए या जो है वक्ती तौर पर जो है मसनूई बारिश से माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान लाइव में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करें। तो अभी आपको हम स्पोर्ट्स के हवाले से भी बताएंगे कि जिस तरह से कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं बाबर आजम के हवाले से, जैसे बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से स्टेप बैक कर लिया है और अब नए कप्तान का नाम भी सामने आ चुका है। T20 के कप्तान सबको मालूम है शाहीन शाह अफरीदी की हम बात कर रहे हैं और उस हवाले से ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो रेड बॉल के कप्तान हैं शान मसूद को बनाया गया है।
तो इस पर बहुत तनकीद भी हो रही है कि जिस तरह से बाबर आजम को हटाया गया है वो तरीक़ेकार ठीक नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, जिस पर अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि जो शाहिद अफरीदी हैं वो भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हर कप्तान का जो एट दी एंड यही हाल किया जाता है। लेकिन वो देखें ना, वो बेचारे कसम खाने में मजबूर हो गए, कस्में खा रहे हैं कि अभी मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रमीज़ राजा लेकिन हमें नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि शायद कोई पहले से बात चल रही थी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है कि वो बहुत एलिजिबल हैं T20 में। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने 2 दफ़ा टाइटल जीता उनकी कप्तानी में। अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वेलकम बैक। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की अब शामत आ गई है। 18 साल से कम उम्र गाड़ी चलाएगा तो जेल जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत सामने आई है। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस की समाअत हुई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ अदालत पेश हुए। उन लोगों के खिलाफ क्या किया जो बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए देते हैं। अदालत ने सवाल किया, 3 दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। CTO लाहौर ने कहा 10 लाख गाड़ियों में से बामुश्किल 2 लाख के पास लाइसेंस हैं। ये रिमार्क्स दिए गए। बगैर लाइसेंस बाइक या गाड़ी चलाना जान लेने वाली मशीन के मुतरादिफ है। ये कहा अदालत ने। कम उम्र ड्राइविंग के ज़्यादा वाक़यात पोश इलाकों में होते हैं। अदालत की जानिब से इस अहम तरीन केस में ये रिमार्क्स दिए गए हैं और अब बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। IG पंजाब, CCPO और तमाम RPOs को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएंगी। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। वज़ीर आला ने यह अहकामात जारी कर दिए। लाहौर इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन। लाहौर में 3 रोज़ के दौरान 398 मुकदमा दर्ज किए गए। कम उम्र ड्राइवर्स की सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। शहर के पोश इलाकों में नाके क्रैकडाउन जारी हैं। इस्लामाबाद में 1 माह के दौरान 871 चालान कट चुके हैं। इस्लामाबाद में 18,60,600 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 551 मोटरसाइकिलों और 34 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद की जा चुकी हैं। तो ये वो तमाम तर एक्शंस हैं जो इस हवाले से लिए जा रहे हैं और ये जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिए जा रहे हैं और मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं वो ना हो सकें। आगे बढ़ें और मज़ीद खबरें शामिल करें और ख़बर अब ये है कि बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग का जो मामला है उस पर अब शामत आ चुकी है। जो लोग 18 साल से कम उम्र हैं, गाड़ी चलाएगा अगर कोई ऐसा शख्स तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत सामने आ चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का एक केस था। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ अदालत में सवाल से पेश हुए। उन लोगों के खिलाफ क्या किया जो बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए देते हैं। अदालत ने सवाल किया। 3 दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। CTO का ये मौक़िफ़ इस पर सामने आया। 10 लाख गाड़ियों में से बामुश्किल 2 लाख के पास लाइसेंस नहीं है। बग़ैर लाइसेंस बाइक या गाड़ी चलाना जो है वो गलत है। कम उम्र ड्राइविंग के ज़्यादा वाक़यात पोश इलाकों में होते हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की अब शामत आ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। IG पंजाब, CCPO और तमाम RPOs को अहकामात जारी किए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएंगी। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। वज़ीर आला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए। इसी हवाले से लाहौर इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन किया गया है। लाहौर में 3 रोज़ के दौरान 398 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद की गई हैं। शहर के पोस्ट इलाकों में नाके क्रैकडाउन भी जारी हैं। बात करें इस्लामाबाद की तो वहाँ पर 1 माह के दौरान 871 चालान कट चुके हैं।
इस्लामाबाद में 18,60,600 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 551 मोटरसाइकिल्स और 34 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद की गई हैं। ये वो तमाम इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ। लाहौर में 6,000 रुपये की खातिर 2 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। जुर्म साबित होने पर अदालत ने मुजरिम को सजाए मौत सुना दी है। अफसोसनाक वाक़या रावी रोड में पेश आया और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज निसार से। जी शराज, बताइएगा क्या अभी तक फैमिली को कोई कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 बच्चों के बाप को सिर्फ 6,000 रुपए की खातिर कत्ल कर दिया गया। एक डाकू पकड़ा गया जिसे आज सजाए मौत सुना दी गई अदालत की तरफ से, जबकि दूसरा इश्तहारी है, अभी तक लवाकीन के साथ मौजूद है। 22 साल यूसुफ जो है उसे कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे अंकल? जी, जो एक मुलज़म है उसको तो सजाए मौत सुनाई गई है और दूसरा जो है सैमन शाह, वो अभी तक वो इश्तिहारी है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा। तो मेरी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि उसको भी पकड़ के और उसको सजा दी जाए। तीसरा भाई हमारे साथ मौजूद है जिसे कत्ल करने की भी कोशिश की गई, उससे जानते हैं वो क्या कहता है। जी सर, मुझ पर अटैक हुआ है और ये मेरे टांग में फ्रैक्चर है। मैं अभी भी बैंडेज उस पर बांधी हुई है। उसका आपने अलग से कोई मुकदमा दर्ज करवाया? जी, करवाने की कोशिश की थी, एप्लीकेशन दी थी। मैं तो हॉस्पिटल में था तो मेरी फैमिली मेंबर्स जो है वो गए थे। ये बड़ी अहम बात है जो मकतूल यूसुफ का भाई बता रहा है। अभी तफ्तीश सीआईए के पास है और उन्होंने ये कहा कि इंटरपोल से ये पता चल चुका है कि जो दूसरा मुल्ज़म इश्तहारी है वो मुल्क से बाहर नहीं गया। अगर 7 साल से वो इश्तहारी है और लाहौर में ही मौजूद है तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? तो आला पुलिस अफसरान से बाप और भाइयों की तरफ से ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि जो दूसरा इश्तहारी मुल्ज़म है उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि हम सुख का सांस लें। जी वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 57,527 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर अमरीकी करेंसी की उड़ान रुक गई है। रुपये की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे सस्ता हुआ है, 286 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 287 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की 288 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी है। तो ये आज की अच्छी खबर थी। अब बुरी खबर भी नाज़रीन को देते हैं। आज की बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि स्मॉग ने लाहौर का पीछा नहीं छोड़ा। बागों का शहर आज भी स्मॉग की शदीद लपेट में है। आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 374 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। स्मॉग के बायस 10 अजला में कल जो है तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरावाला शामिल हैं। कसूर, गुजरात और सियालकोट में भी इतलाक होगा। दफातर, मार्केट्स और सिनेमा 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। ये वो तमाम तर इकदामात हैं जो स्मॉग के खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला। वजारत दिफा और वफाकी हुकूमत ने फैसला चैलेंज कर दिया है। अदालत उस्मा में अपील दायर। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। उधर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का ये फैसला। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध, बलूचिस्तान की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। आगे बढ़ते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत हमारे साथ ताउन करे। अफ़गान हुकूमत हमारे साथ अब तक ताउन नहीं कर रही। दहशतगर्दी लहर की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुहाजिरीन को जाना पड़ेगा। निगरान हुकूमत की कोशिश जनवरी तक हम तमाम गैर
कानूनी अफ़गान तारकीन वतन को वापस भेजें। इस हमारी अफ़गान अबूरी हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए सेंचुरीज को ख़त्म करें, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें और अफ़गान तारकीन वतन या महाजरीन की वापसी और उनकी बाइज़्ज़त आबादकारी को यकीनी बनाए। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। नवाज शरीफ कल सियालकोट जाएंगे। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी पार्टी कायद के हमरा होंगे। नवाज शरीफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के ताजरों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। इजलास में अहदेदारान को इलेक्शन के हवाले से अहम टास्क दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी पार्टी कायद के हमरा होंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के ताजरों से खिताब करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। नवाज शरीफ कल सियालकोट जा रहे हैं। उनके हमरा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी होंगी। नवाज शरीफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के ताजरों से अहम खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं और खिताब किया जाएगा और मुस्तकबिल का लाहेअमल के हवाले से बताया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ हैं ये। और नवाज शरीफ कल सियालकोट जाएंगे। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी इसकी तस्दीक कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के ताजरों से उन्होंने खिताब करना है और इसी हवाले से मज़ीद क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब बताइएगा कि नवाज शरीफ की क्या मसरूफियात होंगी, कल क्या 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 करने जा रहे हैं वो? ज़ुहैब हसन काज़मी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएँ कि नवाज शरीफ कल सियालकोट जाएंगे, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून पंजाब का एक अहम इजलास भी तलब किया है। ओहदेदारान और इलेक्शन के हवाले से अहम टास्क दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसका ये हिस्सा है और उनके हमरा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी होंगी। नवाज शरीफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के ताजरों से खिताब करने जा रहे हैं। पंजाब का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है और इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ बलोचिस्तान गए। बलोचिस्तान के बाद उन्होंने सिंध का रुख भी किया और अब पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने अल्कोहल की ज़्यादा मकदार होने पर खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है कि मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज़्यादा मकदार की तस्दीक हो चुकी है। ड्रैब के सिफारिशात पर हुकूमत पंजाब ने 5 सिरप्स की फ़रोख्त रोक दी है। लाहौर में तैयार करदा खांसी के ये सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से सिरप का स्टॉक फौरी उठाया जा रहा है। ये आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि खांसी के ये 5 सिरप्स हैं जिन पर यह पाबंदी आयद की गई है और इनको बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इसमें अल्कोहल की मकदार ज़्यादा है जिस वजह से ये पाबंदी आयद कर दी गई है। तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज़्यादा मकदार की तस्दीक हुई है और खांसी के ये 5 सिरप हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं इस हवाले से कि कौन कौन से सिरप्स हैं। 5 बताए जा रहे हैं सिरप। शबीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर बताइएगा इस हवाले से कौन कौन से 5 सिरप हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है। शबीर आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने व्यूअर्स को इस वक्त अपडेट कर दें कि सिरप्स में अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा होने पर खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत पंजाब ने तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार का पता चला है और अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से खांसी के 5 सिरप पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और मेडिकल स्टोर से खांसी के 5 सिरप का स्टॉक उठाया जा रहा है। तहकीकात में पता चला है कि सिरप में अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा थी जिसकी वजह से खांसी के 5 सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। बिल्कुल, WHO ने यह पाबंदी आयद की है कि इन 5 सिरप्स के अंदर अल्कोहल की मकदार ज़्यादा है जिस वजह से इन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है और ये वो सिरप्स हैं जिनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और ज़्यादा मकदार की तस्दीक होने की वजह से इस पर यह पाबंदी आयद की। हमारे साथ शबीर मौजूद हैं, शबीर हैदर, उनसे जानते हैं। शबीर, ये कौन कौन से 5 सिरप्स हैं जिन पर यह पाबंदी आयद की गई है? जी, यह हुकूमत पंजाब की जानब से खांसी के 5 सिरप पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से
वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि लाहौर में तैयार करदा खांसी के ये सिरप बैरून मुल्क सप्लाई किए जाते थे और मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में इन सिरप में अल्कोहल की ज्यादा मकदार की तस्दीक हो गई है, जिस पर ड्रैब की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 5 सिरप की फरोख्त रोक दी है और इसमें पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर पर इन सिरप का जो स्टॉक है वो भी फौरी तौर पर उठाया जा रहा है और इसमें ये कहा गया है कि सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सरेबुमर किया जा रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस पर काम लिया जाएगा। और इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो वज़ीर उनका कहना है कि इस हवाले से तमाम मुतल्लिका जो अफसरान है उनको भी हदायत जारी की गई हैं कि इस जो इन सिरप जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसको फिलफौर जो है वह सरेबमोर किया जाए और इसमें बनाने वाला जो सिरप है उनमें से जो है मैक्यूरिड सिरप है और उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि एम्योडोन सस्पेंशन है और इनके साथ जिंक्सल सिरप है और एलर्जो सिरप है। ये 5 सिरप हैं जिनको जो है इस वक्त इनकी फरोख्त को रोक दिया गया और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि ये पंजाब के अंदर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इनकी जो खरीदो फरोख्त है वो नहीं होगी। और इसके साथ साथ तमाम ड्रग इंस्पेक्टर को ये हदायत भी जारी की गई हैं कि इन सिरप के जितना भी स्टॉक जिस मेडिकल स्टोर पर पड़ा है उसको उठाया जाए और जो ये सिरप है ये लाहौर में फैक्ट्री थी जो बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री को भी जो है वो सील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तहकीकात मजीद की जाएंगी क्योंकि इस सिरप में जो बैरून मुल्क जो भेजा जाता था इसके अंदर अल्कोहल ज्यादा मिलाने की जो है वो तस्दीक हुई है जिसके बाद इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई। शबीर हैदर, ये तो कंप्लेन आई मालदीव की जानिब से जिस पर WHO ने एक्शन लिया, लेकिन क्या लोकली इसको इंतजामिया की जानिब से चेक नहीं किया गया कि इसमें मिकदार ज्यादा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से और उसके साथ साथ लोकल सतह पर बात की जाए तो कहीं पर इसके ऊपर कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई थी और ना इनको इससे पहले कोई पता था। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से इसकी मंजूरी कैसे दी गई है, इसको पास कैसे किया गया कि ये पंजाब में अगर लोकल सतह पर ये फरोख्त किया जा रहा तो उसके साथ साथ मालदीव की जानिब से जब इसकी तस्दीक निशानदी की गई है तो उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तहकीकात की गई हैं। तो अब जो जराए हैं उनका कहना है कि अब हुकूमत को जैसे मालदीव की जानिब से शिकायत हुई है तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर तहकीकात की गई, टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसके अंदर अल्कोहल की मकदार जो है वो जो तयन की जिस मकदार का किया जाता था उससे कहीं ज्यादा जो है वो मिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो तमाम इकदाम वो उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से अभी तहकीकात हो रही हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, कि ये पहले जब ये फरोख्त किया जा रहा था लोकल सतह पर तो उसकी मंजूरी किसने दी थी और क्यों दी गई थी। इन तमाम पहलुओं पर तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया गया। लोकली भी फरोख्त इसकी जारी थी शबीर, इसकी लोकली भी इसकी जो खरीदो फरोख्त है उसको रोका जा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप है कि ये जी शबीर, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकली भी इसकी फरोख्त जारी थी और बैरून मुल्क भी इसको फरोख्त किया जा रहा था। ये कहें कि क्या अभी भी ये स्टॉक में मौजूद है, फार्मेसीज पे बेचा जा रहा है या उसको उठा लिया गया वहाँ से? अब इस वक्त अगर बात की जाए तो आज तक जो है इसकी फरोख्त जारी थी। अब जो है वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर उनका कहना है कि अब इसकी जो फरोख्त है उसको रोक दिया गया। जितना स्टॉक पड़ा था मेडिकल स्टोर के अंदर फार्मासिस्ट के पास उसको उठाया जा रहा है जहाँ जहाँ पर इसका स्टॉक पड़ा था। और उसके साथ उनका ये भी कहना था कि जिसने इसकी मंजूरी दी थी लोकल सतह पर, जिसने इसको नहीं चेक किया था कि अल्कोहल की मिकदार कितनी मिलाई जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शबीर हैदर जफर, आपने अहम मामले के हवाले से काफी तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्मोक ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं और बागों का शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। लाहौर अब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड हुआ, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में 217 और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में 217 रिकॉर्ड किया गया है। 10 अजला में हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। स्मोक ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरांवाला में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कसूर, गुजरात और सियालकोट में भी इसका इतलाक होगा, जबकि दफातर, मार्केटें और सिनेमा घर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। हाफिजाबाद में इंतजामिया स्मॉग के तदारुक के लिए इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे जारी हैं। फसलों की बाकियात जलाने वाले शिकंजे में अब आ चुके हैं। धुआं छोड़ने वाले भट्टों और गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ भी
कार्रवाई की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने 70 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने कर दिए हैं। इंसदाद स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुतादिद लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जबकि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करने के ख़िलाफ़ भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 14 भट्टों को सील कर दिया गया है और तफसीलात ये भी बताई जा रही हैं कि भट्टा मालिकान को 20 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तो स्मोक की रोकथाम के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया इन एक्शन अब नज़र आ रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों में छापों का सिलसिला जारी है और जो अनासिर इसमें मुलव्विस हैं, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने 70 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने कर दिए हैं। हाफिज़ाबाद में इंतज़ामिया स्मोक के तदारुक के लिए इन एक्शन है और हाफिज़ाबाद में इंतज़ामिया स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम कर रही है। एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज़ अहमद हमारे माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी हम ये भट्टों पर जो जैसे काम किया जाता है, इसके अलावा जो फसलों की बाक़ियात जलाई जाती हैं, ये और इस तरह बहुत से फैक्टर्स हैं जो आलूगी का बायस बनते हैं और वो स्मोक का बायस भी बनते हैं। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि इमीडिएटली क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है या ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हमें स्मोक ना फेस करनी पड़े? देखिए, ये जो भी सिलसिला है, ये हमारी जो पुरानी पॉलिसी, हम असल में जब भी ये सीजन शुरू होता है उस वक्त एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये काम जो है थ्रू आउट द ईयर करने का है। अब ये जिस तरह अभी भट्टों की बात की है, भट्टों की जो टेक्नोलॉजी है, ये फौरन लगाने से तो वो रिजल्ट हासिल नहीं होंगे जब तक कि आप उसको थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर करते रहें, देखें कि कितने लोग जो हैं वो लगा रहे हैं और अगर नहीं लगा रहे तो क्यों नहीं लगा रहे, क्या उनकी नो हाउ नहीं है, अगर नो हाउ नहीं है तो उनको फैसिलिटेट करें। और अब अचानक जब ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये जो गाड़ियों का जो धुआं है ये थ्रू आउट द ईयर निकलता है। ये तो मतलब है कि फौरन अगर आप अभी एक्शन ले रहे हैं, अच्छी बात है, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये है कि ये सारा साल ये काम करने के हैं, क्योंकि जो पहले भी साल के दूसरी जो महीने हैं उसमें भी पोल्यूशन इतनी ही होती है, लेकिन चूंकि ये मौसम ठंडा होता है तो इसलिए वो बैठ जाती है, वो हवा में मुअल्लक रहती है। तो अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि ये कदम पूरे साल उठाना चाहिए और इसको एक इमरजेंसी जो है सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं, पूरे एक साल के लिए इमरजेंसी ना खोलो, कम से कम 3 से 4 साल तक ये अगर एक्शन लेंगे तब कहीं जाके देखिए हमारे ऑयल है, जो पेट्रोल है, उसकी जो क्वालिटी है वो ही अगर आप गाड़ियां सारी ठीक भी कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को ही अगर आप इम्प्रूव नहीं करते तो अल्टीमेटली तो उसने एनवायरनमेंट को खराब करना है। तो ये बहुत सारे एक्शन है, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, उनको सामने रखते हुए ये जो भी है एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बात चल रही है कि 28 नवंबर को भी शायद टेस्ट किया जाएगा और मसनूई बारिश बरसाने के लिए कोशिश की जाएगी। ये टेम्परेरी आप स्केलिंग इकदाम तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। आप समझते हैं कि ये ठीक है, 28 को अभी डेट दिया गवर्नमेंट ने कि टेस्ट किया जाएगा और मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, तो ये आपको लगता है कि इसमें सक्सेस रेट क्या है और उससे किस हद तक स्मोक कम हो जाएगी? देखिए, ये मतलब एक अच्छा वो जो है ना, मैं कहूँगा ड्रामा तो एक अच्छा हो सकता है, उससे एक टेम्परेरी रिलीफ भी मिल जाएगा, लेकिन ये है कि जो बारिश होती है उसमें जो मसनूई बारिश की जाती है इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं और वो इतनी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कोई इतनी आसान काम नहीं है, इतना सस्ता काम नहीं है। तो ठीक है, कर लें, लेकिन यही है कि जिस तरह अभी बारिश हुई थी पिछले दिनों, लाहौर में बारिश हुई थी, उसकी वजह से कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, 7-8 दिन 10 दिन जो है वो सेटल हो गए, सारे जो ज़र्रात थे वो सेटल हो गए, लेकिन वो दोबारा जो इंटेंसिटी जब बढ़ेगी, जो गाड़ियों की तादाद और जो सारा कुछ पोल्यूशन और बर्निंग सारा कुछ होगा, तो फिर दोबारा वही सिचुएशन जो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज हमारे साथ मौजूद थे, हमारे माहौलियात हैं, इस हवाले से बात कर रहे थे, स्मोक के हवाले से। आज के पाकिस्तान लाइव से फिलहाल के लिए इतना ही। अभी कुछ देर में आप देख सकेंगे दी न्यूज़ रूम।